नमस्कार साथियों। राजस्थान की कला संस्कृति इतिहास पे बात कर रहे हैं। रणथंभौर किले की बात कर रहे हैं। रणथंभौर जिस किले ने खिलजियों का मान भंग कर दिया, आपके सामने लिखा हुआ है। किला जिसने खिलजियों का मान भंग कर दिया, चाहे वह जलालुद्दीन खिलजी आए हों, चाहे अलाउद्दीन खिलजी आए हों। रणथंभौर का किला जहां गोविंद चौहान ने रियासत की स्थापना की थी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बेटे गोविंद राज चौहान। कुछ चीजों पे हम बात करेंगे, लगातार बात करेंगे, कंटिन्यू बात करेंगे। मैं पॉइंट्स ले लेता हूं और यहां से हम बात शुरू करते हैं रणथंभौर दुर्ग की। ये पंक्तियां हैं, रंगवीर हमीर और देवल की करुण कहानी है, राजस्थान में सर्वप्रथम जौहर की अमिट निशानी है। मैं क्या कह रहा हूं आप थोड़ा गौर से सुनेंगे, आपको चीजें पकड़ में आ जाएंगी। रंग यानी रंग देवी, वीर हमीर जो राजा रहे, रंग वीर हमीर और देवल की, देवल इनकी बेटी, इनकी करुण कहानी है। रंग वीर हमीर और देवल की करुण कहानी है, राजस्थान में सर्वप्रथम जौहर की अमिट निशानी है। राजस्थान का पहला जौहर पूछ लिया जाए, राजस्थान, कुछ इतिहासकारों ने लिखा कि राजस्थान का पहला जल जौहर पूछ लिया जाए तो रणथंभौर में हुआ। तो यहां से मैंने बात शुरू की है। रंगवीर हमीर और देवल की करुण कहानी है, राजस्थान में सर्वप्रथम जौहर की अमिट निशानी है। कहां पर? रणथंभौर के किले में। इसके बाद बात करें कि रणथंभौर किले के निर्माता कौन हैं, तो निर्माताओं के विषय में, रणथंभौर किले के निर्माताओं के विषय में कई सारे तथ्य इतिहासकारों द्वारा दिए जाते हैं, जिनमें कहीं रंतिदेव का नाम आता है, कहीं रणदेव का नाम आता है, और मुख्यतया नाम आता है निर्माता के रूप में चौहान राजा जयंत का। चौहान राजा जयंत, तो हमें जयंत का नाम ही मुख्यतः याद रखना है कि चौहान राजा जयंत द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया, ऐसी कुछ ऐतिहासिक मान्यताएं हैं। और राजस्थान में गिरि दुर्ग है, रणथंभौर का किला, इसको हम एरण दुर्ग भी कह सकते हैं। गिरि दुर्ग तो है ही, एरण दुर्ग भी है, पहाड़ी पर बना हुआ है इसलिए गिरि दुर्ग है। लेकिन एरण दुर्ग होने का मतलब यह होता है कि जिसके चारों ओर कटीली झाड़ियां, खाई हो, झाड़ियां हो, जंगल हो, बीहड़ हो, इस तरह के चारों ओर से जिसका घिराव हो, वह हो जाता है एरण दुर्ग। तो रणथंभौर अपने आप में एक बहुत दुर्गम जगह पे बना हुआ है, इसलिए ये एरण दुर्ग की श्रेणी में भी आता है, गिरि दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है क्योंकि कहां बना हुआ है? रण एवं स्तंभ पहाड़ियों पर यह बना हुआ है। ये पहाड़ियों के नाम है, कहीं रण एवं थंब लिखा हुआ है, कहीं रण एवं स्तंभ लिखा हुआ है। रण और स्तंभ पहाड़ियों पर बसा होने के कारण पुर कहते हैं, नगर, नगर या किला हम इसको कह सकते हैं। तो रण और स्तंभ पर बना हुआ किला रण स्तंभपुर है। क्या बन गया नाम? रण स्तंभपुर। तो रण स्तंभपुर, रण स्तंभपुर को ही क्या कह सकते हैं हम? रणथंभौर कह सकते हैं। तो ये रण स्तंभपुर है। ये चित्तौड़ किले का छोटा भाई है। दुर्गमता की दृष्टि से देखा जाए, अभेद्यता की दृष्टि से देखा जाए, चित्तौड़गढ़ का क्या कह सकते हैं? छोटा भाई कह सकते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक सुरक्षित, सबसे अच्छा, सबसे मजबूत किला, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ का किला है। लेकिन रणथंभौर भी अपने आप में कम महत्व नहीं रखता, चाहे सामरिक दृष्टि से हो, चाहे ऐतिहासिक दृष्टि से हो, चाहे पुरातात्विक दृष्टि से हो। इसलिए चित्तौड़गढ़ किले का छोटा भाई कहलाता है। कौन सा किला? रणथंभौर का किला। यह बख्तरबंद किला है। अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, यह किला बख्तरबंद है। कथन याद आपको आ रहा होगा, ये अमीर खुसरो का कथन है, अन्य सब दुर्ग नंगे हैं। सब दुर्गों को क्या बताया? सब दुर्ग नंगे हैं, यह किला बख्तरबंद है। और वो इसीलिए कहा गया, यह इसीलिए कहा गया क्योंकि ये कटीली झाड़ियों, बीहड़, जंगल, अभ्यारण्य चारों ओर से इसके घिरा हुआ है, इसलिए यह एक बख्तरबंद किला हो जाता है। और बख्तरबंद होने का कारण यह भी है कि खाइयां हैं, चारों ओर नाले हैं, जंगल हैं, झाड़ियां हैं, इन सभी की वजह से रणथंभौर जो है वो एक बख्तरबंद किला हो जाता है। बख्तरबंद का मतलब होता है कवचबंद किला, जिसके चारों ओर सुरक्षा कवच मौजूद है। तो ये है रणथंभौर का किला।
आगे के पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं। मैं आपको ऐसी जानकारियां प्रोवाइड करवा रहा हूं जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा ऑथेंटिक हैं, प्रमाणिक हैं। कहीं भी किसी भी पेपर में कोई रिट लगती है, हाई कोर्ट या कोर्ट तक परीक्षा जाती है, कोई क्वेश्चन उस टॉपिक का कोर्ट तक पहुंचता है, तो आप यकीन मानिए कि जो हम करा रहे हैं वह बिल्कुल ऑथेंटिक माना जाएगा, वह प्रमाणिक माना जाएगा। और मैं सदैव ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही क्लासेज में जहां भी मुझे स्टूडेंट्स मिलते हैं, जहां भी मेरी बात होती है, मैं हमेशा कहता हूं कि जब हमें याद ही करनी है, जब चीजें याद ही करनी है, जब हमें मेहनत ही करनी है, तो क्यों ना हम ऑथेंटिक चीजें पढ़ें जो हमें उस समय भी काम आए जब हमें लगे कि परीक्षा कहीं पेच में फंस गई है। फैसला किस आंसर के पक्ष में जाएगा, तो हमारे आंसर के पक्ष में ही फैसला जाएगा। आगे अगले स्लाइड्स में अगली जो पॉइंट्स हैं उनमें मैं आपको बता भी दूंगा कि हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें इस किले के बारे में क्या कहती हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चंस मैं आपको यहां प्रोवाइड करवा दूंगा। डायरेक्ट जो कंटेंट है जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों में है वो आपको दिखा दूंगा, मैं आपके सामने ला दूंगा। तो यहाँ हम रणथंभौर की बात कर रहे हैं। अगले कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं जो रणथंभौर किले के बारे में हैं। तो ये जो नदियां हैं, बनास एवं गालंडी नदियां, ये नदियां रणथंभौर किले के पास में स्थित हैं। तो कह सकते हैं कि इन नदियों के किनारे रणथंभौर का किला, रणथंभौर अभ्यारण्य स्थित है। बनास एवं गालंडी नदियां हैं। राजस्थान में एकमात्र स्थल इसको कह सकते हैं, एकमात्र किला हम कह सकते हैं जहां मंदिर, मस्जिद एवं गिरजाघर के एक साथ प्रमाण मिलते हैं। एकमात्र किला है रणथंभौर जहां मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर के प्रमाण मिलते हैं, यानी हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों ही सभ्यताओं, तीनों ही संस्कृतियों का मिश्रण, तीनों ही संस्कृतियों का मिश्रण हमें प्राप्त होता है। तो कहां से दिखाई देता है? रणथंभौर के किले में हमें दिखाई देता है। तो राजस्थान का एकमात्र किला जहां मंदिर, मस्जिद एवं गिरजाघर एक साथ, उनके साक्ष्य, एक साथ उनके प्रूफ हमें प्राप्त होते हैं। सोपारी महल के आसपास ये चीजें मिलती हैं। नौलखा दरवाजा पूछ लिया जाए, नौलखा दरवाजा रणथंभौर के किले में स्थित है। ये मैंने यहाँ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि नौलखा अगर महल पूछ लिया जाए तो नौलखा के नाम से महल चित्तौड़गढ़ के किले में है। बनवीर द्वारा बनवाया गया था। चित्तौड़गढ़ का किला जहां पढ़ेंगे वहां हम बात करेंगे, लेकिन यहां मैं बता देता हूं कि नौलखा महल अगर पूछ लिया जाता है, नौलखा महल अगर पूछ लिया जाता है तो ये चित्तौड़गढ़ में है। और नौलखा दरवाजा पूछा जाए तो नौलखा दरवाजा रणथंभौर में है। आप बताइए नौलखा के नाम से बावड़ी कहां पर है? ये आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि नौलखा बावड़ी कहां पर है। नौलखा के नाम से बहुत सारी चीजें हैं राजस्थान में, जिनमें से नौलखा दरवाजा पे हमारी बात हो गई, नौलखा महल पे हो गई। कभी नौलखा स्पेशल के नाम से वीडियो में आप तक पहुंचाऊंगा। अभी आपको बताना यह है कि नौलखा बावड़ी कौन से जिले में स्थित है। तो बात कर रहे हैं कंटिन्यू। 32 खंभों की छतरी हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्ष के शासन काल की याद में एक छतरी का निर्माण करवाया है। 32 वर्ष का शासन काल रहा जैत्र सिंह का, और 32 वर्ष के शासन काल की याद में 32 खंभों की एक छतरी बनवाई गई। जो किसने बनवाई है? हमीरदेव चौहान ने बनवाई है। हमीरदेव चौहान ने इसको बनवाया। हमीरदेव चौहान अक्सर यहीं बैठ कर के न्याय किया करते थे, इसलिए इस छतरी को क्या कहते हैं? न्याय की छतरी कहते हैं। न्याय की छतरी पूछ ली जाए आपसे तो 32 खंभों वाली जो छतरी है, रणथंभौर में जो छतरी है 32 खंभों की छतरी, उसी को क्या कहते हैं? न्याय की छतरी कहा जाता है। तो न्याय की छतरी पूछ लें तो रणथंभौर किले में स्थित है। 32 खंभों की छतरी पूछ लें तो रणथंभौर के किले में स्थित है। आगे बात करें साका, रणथंभौर जहां मैं बात कर रहा था, रंगवीर, हमीर और देवल की करुण कहानी है। राजस्थान में सर्वप्रथम जौहर की अमिट निशानी है। तो ये राजस्थान का पहला साका 1301 ईस्वी का जुलाई माह में 11 जुलाई को यह साका हुआ। 11 जुलाई को यह साका संपन्न हुआ। 1301 ईस्वी में क्या हुआ था घटनाक्रम, मैंने यहां लिख दिया है क्योंकि हम इतिहास पे बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं रणथंभौर किले पर। तो संक्षिप्त रूप में हम बात करेंगे। रणथंभौर रियासत की स्थापना गोविंद राज ने की थी। अक्सर पंक्तियां मेरी मैं आपको बताता ही रहता हूं कि पृथ्वी के बेटा गोविंद ने राज्य बनाया रणथंभौर। 1282 में यहां पर चला वीर हमीर का दौर। जैत्र सिंह का पुत्र तीसरा, हीरा का हमीर हठी,
1290 में इसकी जलालुद्दीन से नहीं पटी। देखो कितनी बढ़िया बढ़िया लाइनें हैं, आपको याद हो जाएंगी। पृथ्वी के बेटा गोविंद ने राज्य बनाया रणथंभौर। 1282 में यहाँ पर चला वीर हम्मीर का दौर। जैत्र सिंह का पुत्र तीसरा, जैत्र सिंह के तीसरे नंबर के बेटे हैं। जैत्र सिंह का पुत्र तीसरा, हीरा माता का नाम है। हीरा का हम्मीर हठी, क्या कहलाते हैं? हम्मीर हठी। तिरिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार। तो हीरा का हम्मीर हठी। 1290 में इसकी जलालुद्दीन से नहीं पटी। 1290 में एक आक्रमणकारी आए थे, क्या नाम था? जलालुद्दीन खिलजी। कौन आए थे? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर को घेर लिया, घेरा डाल लिया। बहुत समय तक घेरा डाले पड़े रहे और जीतने की कहीं कोई आशंका उनको नजर नहीं आई, कोई संभावना नजर नहीं आई। उनका राशन पानी बीतने लगा, परेशान होने लगे, सेना भी परेशान होने लगी। सेनापति कहने लगे महाराज वापस चलते हैं, जीत नहीं पाएंगे रणथंभौर को। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि क्या करना चाहिए, सोचा, मंत्रणा की। और हमीरदेव चौहान रणथंभौर के उस समय राजा थे, तो हमीरदेव चौहान के बारे में उनको पता लगा कि ये बिल्कुल भी विचलित नहीं है, उनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो जलालुद्दीन खिलजी ने अपना डेरा उठाया और वापस जाने लगे। उसी समय पत्रकारों ने पूछा उनसे कि आप तो इतने दिन से यहाँ पर घेरा डाले पड़े थे, अभी आप जा रहे हैं, माइक लगा दिया मुंह पे, बोले बताइए, कुछ बताइए सर, कैसे जा रहे हैं आप? इतने दिन से तो जीतने की उम्मीद में थे। जलालुद्दीन खिलजी थोड़े से चिढ़ गए। उन्होंने कहा कि ऐसे 10 किलों को भी मैं मुसलमान के एक बाल की बराबर नहीं समझता। ये कथन है जलालुद्दीन खिलजी का रणथंभौर किले के बारे में। उन्होंने कहा ऐसे 10 किलों को भी, रणथंभौर के बारे में कहा, ऐसे 10 किलों को भी मैं मुसलमान की मूंछ के एक बाल की बराबर नहीं समझता। और ये कह करके जलालुद्दीन खिलजी ने अपना डेरा उठाया, घेरा उठाया और वापस रवाना हो गए। जीत नहीं पाए, किले पर आक्रमण भी नहीं कर पाए, किले का कुछ नहीं बिगाड़ पाए और जलालुद्दीन खिलजी वापस चले गए। 1290 में हमीर की जलालुद्दीन से नहीं पटी, पर 1300 के लगभग में यहाँ खिलजी चढ़ आता है। दूसरा वाला खिलजी आ जाता है कब? 1300 के आसपास। 1300 ईस्वी के आसपास दूसरा वाला खिलजी कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आ जाता है 1300 के लगभग में। अलाउद्दीन खिलजी यहां आ जाता है। अलाउद्दीन खिलजी आया, उसके कई कारण थे। मोहम्मद शाह को शरण दे रखी थी हमीर देव चौहान ने। कुछ इतिहासकार हमीर हट में चंद्रशेखर लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की बेगम थी चिमना, और मोहम्मद शाह जो थे वो चिमना से प्रेम करते थे, और चिमना और मोहम्मद शाह ने दोनों ने मिलकर के अलाउद्दीन खिलजी को मारने की योजना बना ली थी। और ये अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गया, मोहम्मद शाह वहां से भागे और भाग करके आए और रणथंभौर में हमीरदेव चौहान ने शरण दे दी। इसके अलावा और भी इतिहासकार अलग अलग चीजें लिखते हैं कि कुछ गुजरात अभियान के समय सेना अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों उलुग खान, नुसरत खां और मोहम्मद शाह दोनों के मध्य कुछ बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। मोहम्मद शाह वहां से भागे और भाग करके रणथंभौर में, जो भी है घटनाक्रम जो भी है, लेकिन बात यह है कि अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ मोहम्मद शाह के लिए शरण दे दी थी। किसने दे दी थी? हमीरदेव चौहान ने। और इससे अलाउद्दीन खिलजी बड़े नाराज हुए। नाराज हुए तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ आक्रमण किया। आक्रमण भी कई चरणों में हुआ। पहले झाइन पर आक्रमण हुआ, जिसको रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। झाइन का किला, झाइन जो है, झाइन है छाण जिसको कहते हैं, ये मेन शब्द तो ये है छाण, यही झाइन कहलाता है, खंडार के आसपास है झाइन दुर्ग। झाइन दुर्ग पे आक्रमण हुआ, इसको जीता गया अलाउद्दीन खिलजी की सेना के द्वारा। उसके बाद फिर आगे सेना बढ़ी, उलुग खान, नुसरत खां के नेतृत्व में सेना आई हुई थी। उधर से भीमदेव और भीम सिंह और धर्म सिंह हमीरदेव के सेनापति थे, दोनों की सेनाओं के मध्य मुठभेड़ हुई। कहा जाता है कि यहाँ कुछ बंदी भी बना लिया गया था खिलजी की सेना में से कुछ सैनिकों को, और महिलाएं भी थी सैनिकों के डेरों में, उनको भी बंदी बना लिया था। हमीरदेव चौहान ने छाछ पिकवाई थी इनसे। इतिहासकार लिखते हैं हमीरदेव चौहान के सैनिकों ने इनको बंदी बना लिया, खिलजी महिलाओं को, दुश्मन दल की सैनिकों की महिलाएं थी उनको बंदी बना लिया, और यहाँ पर इनसे छाछ बिकवाई गई थी, जिससे रणथंभौर में पता चले लोगों को कि हमीरदेव चौहान ने युद्ध जीत लिया है। तो ऐसा रोचक किस्सा भी इतिहास में आता है, जहाँ इतिहास में हम हमीरदेव चौहान पे विस्तार से चर्चा करेंगे, वहां बात करेंगे। तो छाछ बिकवाई गई थी उनसे। इसके बाद आगे का भी कुछ वृत्तांत है, जिसमें रणमल और रतिपाल गद्दारी कर देते हैं। उनको बूंदी का किला देने का झांसा दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और वो रणमल रतिपाल की गद्दारी के बाद रणथंभौर किले पर खाना जो रसद है, खाद्य सामग्री बीत गई थी। इतिहासकार लिखते हैं सोने के 2 दानों के बदले भी चावल का 1 दाना नसीब नहीं हो रहा था। इस तरह की स्थिति जब रणथंभौर किले में हो गई,
रणमल रतिपाल जब अलाउद्दीन खिलजी की तरफ मिल गए, उन्होंने जब किले का गुप्त द्वार बता दिया, तो ऐसी स्थिति में खिलजी की सेना अंदर प्रवेश कर गई। हमीरदेव चौहान ने जो है वो केसरिया किया। रानी रंग देवी के नेतृत्व में जौहर हुआ और उनकी बेटी पद्मला जो हैं, देवल जिनका नाम मिलता है, देवल ने अपना प्राण उत्सर्ग किया। पद्मला तालाब में कूद गईं और सारी रानियों ने जल जौहर किया। कुछ ऐसे वृत्तांत, ऐसे उदाहरण भी इतिहास में मिलते हैं। तो ये रणथंभौर का साका है जिसमें केसरिया, केसरिया प्लस जौहर। जौहर किसके नेतृत्व में हुआ? रानी रंग देवी के नेतृत्व में केसरिया हुआ। केसरिया हुआ चौहान राजा हम्मीरदेव चौहान के नेतृत्व में यहाँ केसरिया हुआ। और बड़ी बातें, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है रणथंभौर में। प्रसिद्ध गणेश जी, शादी विवाहों के अवसर पर गणेश जी के लिए कार्ड भेजे जाते हैं, निमंत्रण भेजे जाते हैं, तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर पूछ लिया जाए रणथंभौर में है। पद्मला तालाब है, पद्मला तालाब प्रसिद्ध तालाब है रणथंभौर का। पद्मला तालाब रणथंभौर के किले में है। हम्मीर महल, जोगी महल, पुष्पक महल, जौरा भौरा महल, एक ही नाम है, जौरा भौरा महल, सुपारी महल, ये सारे अधूरा स्वप्न महल है। कहीं कहीं इसको छतरी लिखा हुआ है, अधूरा स्वप्न के नाम से महल। हम्मीर महल, हम्मीर, जोगी, पुष्पक, जौरा भौरा, सुपारी, ये सब महलों के नाम हैं। रणथंभौर किले में महलों की काफी बहुतायत है, काफी संख्या में महल बने हुए हैं, अच्छी खासी कंडीशन में महल बने हुए हैं। तो हम्मीर महल, जोगी महल, हम्मीर जोगी ने पुष्पक पर बैठकर जौरा भौरा को सुपारी दी, इस तरह से आपको ये याद रखेंगे। मैं दोबारा बोल देता हूं, महल जहां लिखाऊंगा वहां ट्रिक लिखा दूंगा मैं आपको। हम्मीर जोगी ने पुष्पक पर बैठकर जौरा भौरा को क्या दी? सुपारी दी। लेकिन फिर भी स्वप्न कैसा रह गया? अधूरा रह गया। तो ये चीज हमें याद रखनी है, महल बने हुए हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से। डॉक्टर राघवेंद्र सिंह मनोहर लिखते हैं, क्या लिखते हैं रणथंभौर किले के बारे में? 100% प्रमाणिक जानकारी, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी आपके सामने। यह दुर्ग पहाड़ी प्रदेश के बीच में है, इसीलिए लोग कहते हैं कि और दुर्ग नंगे हैं, यह किला बख्तरबंद है। रणथंभौर किले के बारे में यह कथन है। वीर विनोद के लेखक कवि राजा श्यामल दास ने दुर्ग के दुर्भेद स्वरूप को प्रकट करते हुए लिखा है। क्या लिख रहे हैं वीर विनोद में श्यामल दास जी? कि रणथंभौर के हर तरफ गहरे और पेचदार नाले, पहाड़ हैं जो तंग रास्तों से गुजरते हैं, ऊपर जाकर पहाड़ी की बुलंदी एकदम सीधी है। वो कहना चाह रहे हैं कि पहाड़ी पहले थोड़ी चौड़ी है, उसके बाद एकदम से सीधी हो जाती है, ऊपर पहाड़ी बिल्कुल सीधी है और वहां ये किला बना हुआ है, तो दुर्भेद्य हो जाता है। इतिहासकार ओझा जी ने इस दुर्ग के प्राकृतिक परिवेश की चर्चा करते हुए लिखा है। ओझा जी क्या कह रहे हैं किले के बारे में? कि रणथंभौर का किला अंडाकृति वाले एक ऊंचे पहाड़ पर बना है, जिसके प्राय चारों ओर विशाल पहाड़ियां आ गई हैं, जिनको किले की रक्षार्थ कुदरती दीवारें कहा जा सकता है। किताबों में, गाइड्स में आपको लिखा हुआ मिलता है कि रणथंभौर का किला एक अंड आकृति, अंडे जैसी आकृति वाले पहाड़ पर बना हुआ है। अब आपको यह प्रमाणित हो गया कि यह कथन किसका है, तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा लिखते हैं इस बात को कि यह अंडाकृति वाले पहाड़ पर, एक ऊंचे पहाड़ पर यह बना हुआ है और चारों ओर पहाड़ियां हैं जो इसको कुदरती दीवार का काम करती हैं। नाथावतों का इतिहास, नाथावतों के इतिहास में रणथंभौर के भव्य स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पहाड़ों के परकोटों तथा जंगली जानवरों से युक्त बीहड़ वन में उच्च पर्वत शिखर पर बना यह दुर्ग शिव पिंड पर रखे हुए बीलपत्र की भांति फैला हुआ सुशोभित होता है। पहाड़ी पर इस ढंग से किला बना हुआ है कि कोई शिव पिंड है, शिवलिंग है और उसके ऊपर बेलपत्र रखा हुआ है। तो शिव पिंड पर बेलपत्र की तरह है, जिसको कहा जा सकता है, उपनाम दिया जा सकता है, ऐसा किला रणथंभौर का किला। और यह कथन किसमें लिखा हुआ मिलता है? नाथावतों के इतिहास में मिलता है। हनुमान प्रसाद शर्मा द्वारा यह कथन लिखा हुआ है। तो यह सारे तथ्य राघवेंद्र सिंह मनोहर लिख रहे हैं, जगह जगह से उन्होंने ये जानकारियां जुटाई हैं और यह पॉइंट लिखा हुआ है कि शिव पिंड पर रखे हुए बीलपत्र की भांति रणथंभौर का किला दिखाई देता है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों से मैं आपको चीजें करा रहा हूं। और ये अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार में रहने के बाद रणथंभौर पर तुगलक वंशीय सुल्तानों का आधिपत्य रहा, लेकिन 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण के बाद
दिल्ली की केंद्रीय सत्ता निर्बल हो गई तथा रणथंभौर पर अधिकार करने के लिए राणा कुंभा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य संघर्ष चला। इसके बाद यह दुर्ग मेवाड़ के राणा सांगा के पास रहा। देखो कितनी बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। कुछ ऐसे तथ्य रणथंभौर किले के जो अछूते हैं, जो हमें पता नहीं है, जो कहीं गहराई में हैं, जहां से क्वेश्चन आ जाते हैं और वो हमसे छूट जाते हैं, या फिर जो रोचक जानकारी है राजस्थान के जन जन को पता होनी चाहिए, ऐसी कुछ चीजें यहाँ से निकल के आ रही हैं। तो ये जहां तक हमने पढ़ा कि हमीरदेव चौहान तक की बात हमने पढ़ी थी कि साका हुआ, केसरिया हुआ बड़ा प्रसिद्ध रहा, लेकिन आगे क्या इतिहास है रणथंभौर का, उस पर एक सरसरी नजर हम डालते हैं तो हम पाते हैं कि राणा कुंभा और मालवा के महमूद खिलजी के मध्य भी संघर्ष चला था। तैमूर के आक्रमण के बाद इस पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर अधिकार कर ही लिया था। बाद में मेवाड़ के राणा सांगा के पास भी यह किला रहा। और ऐसा भी लिखा हुआ है कि खानवा युद्ध में जब सांगा घायल हो गए तो कुछ समय के लिए उनको सुरक्षित रखने के लिए रणथंभौर भी लाया गया था। तो खानवा युद्ध में घायल होने के बाद सुरक्षित रखने के लिए कुछ समय के लिए बसवा ले गए थे, उसके बाद कुछ समय के लिए रणथंभौर यहां भी लाया गया था। राणा सांगा ने यह किला अपनी रानी हाड़ी रानी कर्मवती और उसके पुत्रों युवराज विक्रमादित्य और उदय सिंह को प्रदान किया था। ये बात हमें याद रखनी है। हाड़ी रानी कर्मावती जिनके नेतृत्व में चित्तौड़ में जौहर हुआ, कर्मावती और उनके पुत्रों युवराज विक्रमादित्य और उदय सिंह के पास यह किला रहा। 1533 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो राजमाता कर्मावती ने संधि करी बहादुर शाह से। मजबूरन ये संधि करनी पड़ी, हालात मेवाड़ के विकट थे, स्थितियां खराब थीं, तो राजमाता कर्मावती ने बहादुर शाह से संधि कर ली और संधि की शर्त के अनुसार रणथंभौर का दुर्ग बहादुर शाह को दिया गया। ये पॉइंट याद रखेंगे। गुजरात के बहादुर शाह के अधिकार में भी यह किला रहा। रानी कर्मावती को मजबूरी में संधि के तहत यह किला गुजरात के बहादुर शाह को देना पड़ा था। यह इतिहास की गाथा कथा मेवाड़ की न्यारी, बहादुर शाह आया है फंसी कर्मावती प्यारी, जब चारा ना बचा कोई तो मंदिर सार गंगेश्वर, चिता में कूद करके रानियों ने कर लिया जौहर। यह सारा मेवाड़ का वृत्तांत है। यह इतिहास की गाथा कथा मेवाड़ की न्यारी, बहादुर शाह आया है फंसी कर्मावती प्यारी। ये उसी समय की बातें हैं जब स्थिति मेवाड़ की विकट थी, राणा सांगा की मृत्यु हो चुकी थी, विक्रमादित्य छोटे से थे, उनकी आयु कम थी और उस समय ये संधि करनी पड़ी थी। 1542 में शेर शाह सूरी ने रणथंभौर ले लिया। देखो कितना उतार चढ़ाव रणथंभौर के किले पर। रणथंभौर के किले ने इतिहास के कितने पन्ने और कितने उतार चढ़ाव देखे हैं कि शेर शाह के पास रणथंभौर पहुंच गया, बहादुर शाह के पास पहुंच गया, अलाउद्दीन खिलजी के पास रहा, राणा मेवाड़ के राणाओं के पास रहा, रणथंभौर ले लिया तथा अपने पुत्र आदिल खां को वहां का दुर्गाध्यक्ष नियुक्त किया गया। याद रखेंगे, आदिल खां, शेर शाह ने आदिल खां को दुर्गाध्यक्ष नियुक्त किया था। कौन से किले का? रणथंभौर के किले का। तदनंतर यानी इसके बाद यह दुर्ग बूंदी के राव सुरजनहाड़ा के अधिकार में आ गया। मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़ विजय के बाद रणथंभौर विजय का अभियान किया। देखो बूंदी के पास पहुंच गया, बूंदी के हाड़ा शासकों के पास रहा रणथंभौर। इसके बाद अकबर ने यहां आक्रमण किया, चित्तौड़ विजय कर ली, उसके बाद रणथंभौर विजय का अभियान किया। फरवरी 1569 ईस्वी में विशाल के साथ रणथंभौर दुर्ग को घेर लिया। अबुल फजल ने लिखा है कि किले की तलहटी सेना के साथ रणथंभौर दुर्ग को घेर लिया। अबुल फजल ने लिखा है कि किले की तलहटी में रण की घाटी के पास, ये वाली रण की घाटी जिसको कह रहे हैं हम रण स्तंभपुर, रण की घाटी, एक स्तंभ की घाटी, ये सारे वो पहाड़ियां हैं यहाँ पर। रण की घाटी के पास ऊंचा साबात तैयार किया गया। आक्रमण के लिए इतनी भारी तोपें लगाई गई जिन्हें बैलों की 200 जोड़ियां भी मुश्किल से खींच पाती। अकबर ने बहुत बड़ी बड़ी तोपें यहां लगा दी और किले को ध्वस्त करने के लिए उन्होंने बमबारी करवाई, गोलाबारी करवाई। इन तोपों के द्वारा 60 मन के पत्थर के गोले फेंके जा सकते थे। बादशाह की आज्ञा से जब तोपें चलाई गईं तो दुर्ग की प्राचीर टूटने लगीं, मकानों में दरारें पड़ गईं। लगभग 1.25 महीने के घेरे के बाद आमेर के राजा भगवंत दास के प्रयासों से रणथंभौर के अधिपति सुरजनहाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और रणथंभौर दुर्ग उसे सौंप दिया। आमेर के राजा भगवंत दास की मध्यस्थता के बाद अकबर और सुरजनहाड़ा दोनों के मध्य समझौता हुआ, बातचीत हुई, सुरजनहाड़ा को झुकना पड़ा और अकबर के लिए रणथंभौर का दुर्ग सौंपना पड़ा। फलतः रणथंभौर पर मुगलों का अधिकार हो गया। बादशाह अकबर ने अजमेर सूबे में रणथंभौर को जोड़ दिया और वहीं उसका आधिपत्य और उसका शासन प्रशासन संभलता रहा अजमेर के अंडर में। तो ये सारे तथ्य जो मैं आपको बता रहा था, कुछ तथ्य राजस्थान थ्रू द एज ऑफ दशरथ शर्मा द्वारा लिखे हुए
इतिहास से है। इसके बाद कुछ तथ्य उदयपुर राज्य के इतिहास से हैं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी द्वारा लिखा हुआ है। बहुत सारे तथ्य इधर उधर से लिए हुए लेकिन प्रमाणिक तथ्य हैं। मैं समझता हूं कि रणथंभौर किले के बारे में संपूर्ण ऑथेंटिक जानकारी आप तक पहुंच गई है और इसमें हमें कुछ भी अलग से नया देखने की जरूरत नहीं है। चाहे हमें राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बात करें, जहां से हमने तथ्य आप तक पहुंचाए हैं, ये ये तथ्य हैं। इसके बाद ये हमने पूरा इतिहास इसका पढ़ा है, चीजें किले के अंदर इस उन चीजों पे हमने चर्चा की है। टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ संचालित है 1980 से। राजस्थान की पहली बाघ परियोजना है रणथंभौर, बड़ा अभ्यारण्य है, वो भी एक अपने आप में अलग टॉपिक हो जाता है। बाद किले के बारे में हमने और ये चीजें पढ़ी हैं, बहुत सारी चीजें। 32 खम्भों की छतरी की बात करें, चाहे नौलखा दरवाजा, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, और भी चीजें जो हैं वो हमने पढ़ी कि कहाँ से इसकी शुरुआत है, निर्माता कौन है और क्या इस किले का इतिहास रहा है। तो इतिहास के इतने सारे उतार चढ़ाव देखने के बाद भी राजस्थान की कितनी भी बड़ी कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, छोटी बेसिक से लेकर के और आरपीएससी, आरएस, वो पूरी परीक्षा, आरएसएमएमबी वाली जो परीक्षा है, वो कोई भी परीक्षा हो, सारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी मैटर रणथंभौर दुर्ग से हमने आपको कराया है और ये सारी चीजें आप तक पहुंचाई जा रही हैं। तो रणथंभौर के सारे तथ्य आप तक पहुंचा दिए गए हैं। मैं समझता हूं कि सारी ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिल गई हैं और हमें ये चीजें ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचानी है, ज़्यादा से ज़्यादा इनको हम रिवाइज करें, पढ़ें, ताकि हमें परीक्षा में काम आ सकें। और भी चीज़ें लगातार आप तक पहुंचाई जाती रहेंगी, बहुत सारे टॉपिक आपको लगातार कराए जाएंगे। राजस्थान के दुर्गों में से बहुत सारी चीज़ें हम करा रहे हैं, कंटिन्यू दुर्गों की सीरीज जारी रहेगी। चर्चित खबर पर चर्चा आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इसके बाद आपके जैसे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर क्वेश्चंस की सीरीज लाइए, जैसे हमने बेसिक क्वेश्चन डाले थे, इस तरह से एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो परीक्षाओं में आते रहते हैं और बड़ी परीक्षाओं में कारगर साबित हो सकें, ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज, ओल्ड पेपर्स के क्वेश्चंस भी बहुत जल्दी आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो मैं नवीन शर्मा कर्मयोगी आपके प्यार, आपके दुलार के साथ, आपके द्वारा दी गई ऊर्जा और उत्साह के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल को प्रसारित करें, आगे बढ़ाएं और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।